नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। DEET+, TGT, PGT हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs, जो कि विद सॉल्यूशन के साथ जो हमारी श्रृंखला चली हुई है उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए 536 से लेकर 550 तक प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में जो है हम व्याख्या सहित प्रश्नों को जो हमारी श्रृंखला चली हुई है उसी को आगे बढ़ाते हुए कर लेते हैं। और जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य प्रश्न पूछे जाएंगे सभी के लिए एक क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। तो शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 536। साकेत महाकाव्य में किसका प्रभाव दिखाई देता है? मैथिली शरण गुप्त जी का जो साकेत महाकाव्य है उसमें किसका प्रभाव दिखाई देता है ये आपको बताना है। तो आर्य समाज का, शैव का या वैष्णव का, दो मात्रा आएंगे भाई, या बौद्ध का, इसमें से किसका प्रभाव हमें दिखाई देता है साकेत महाकाव्य के अंतर्गत? तो सही आंसर हो जाएगा आर्य समाज का। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति के अमर गायक के रूप में हमें जो प्रसिद्धि मिली है उनको, और एक जो है राष्ट्रकवि की उपाधि भी मैथिली शरण जी को दी गई है। तो इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय जन जागरण के स्वर हमें सुनाई देते हैं। और मैथिली शरण गुप्त की अन्य जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है हेमंत, साकेत, रंग में भंग, झनकार, भारत भारती, द्वापर, जयद्रथवध, पंचवटी, त्रिप्तगा और कुणाल गीत, द्वापर, काबा और करबला, ये जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगर ये पूछ लिया जाए मैथिली शरण गुप्त जी की प्रथम काव्य कौन सा रहा है तो वो रहा है हेमंत। अगर ये पूछ लिया जाए मैथिली शरण गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा रहा है वो रहा है रंग में भंग। ये आपको ध्यान रखना है, रंग में भंग जो है प्रथम काव्य संग्रह, प्रथम काव्य जो है हेमंत। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को ध्यान रखना है। और अन्य जो रचनाएं है ये भी सभी रचनाएं मैथिली शरण जी की इम्पोर्टेंट है, कोई भी परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो इन सभी रचनाओं को आप बार बार रिवाइज करते हुए याद कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 537। प्रकाशित अंग्रेजी उपन्यास लिखने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो प्रकाशित अंग्रेजी उपन्यास लिखने वाले पहले भारतीय पूछे हुए हैं, इनमें से पहले भारतीय कौन थे? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी जो हैं प्रकाशित अंग्रेजी उपन्यास लिखने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो देख लेते हैं चट्टोपाध्याय जी के संबंध में भी और अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य है, ताकि जो परीक्षा में इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो हम जो है आंसर कर सके, क्योंकि इनके कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ हुए हैं, उपन्यास लिखे हैं इन्होंने, वो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो देख लेते हैं। चट्टोपाध्याय जी का पहला उपन्यास एक अंग्रेजी राजमोहन की पत्नी, इनके उपन्यास का नाम है, 1864 ईस्वी था। इन्होंने अपने धार्मिक और दार्शनिक निबंध भी अंग्रेजी में लिखना शुरू कर दिया था। वंदे मातरम एक बंगाली कविता है जिसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में लिखा था और पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया। उसके बाद बात करें आगे, यह कविता राजनीतिक सक्रियता और 1905 में स्वदेशी आंदोलन के लिए एक लोकगीत बन गया। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यासों में सभी भाषाएं शामिल हैं। और उनके जो प्रमुख उपन्यास है वे देख लेते हैं। आनंद मठ कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, वंदे मातरम, दुर्गेशानंदिनी कई बार जीके के प्रश्नों में भी पूछ लेते हैं, कपाल कुंडला, देवी चौधरानी आदि इनके प्रमुख रचनाएं रही हैं, आदि इनके प्रमुख उपन्यास रहे हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 538। देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? ये आपको बताना है। देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? ये आप सभी को पता है, 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में स्वीकार किया गया। देख लेते हैं और अन्य जो देवनागरी लिपि से संबंधित अन्य जो तथ्य हमें देखने को मिलेंगे। तो देवनागरी लिपि भारत में सर्वाधिक प्रचलित लिपि रही है। इसमें संस्कृत, हिंदी और मराठी भाषाओं में लिखी जाती है, यानी संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है, हिंदी और मराठी की भी लिपि जो है देवनागरी लिपि है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग
1453 ईस्वी में जैन ग्रंथों में मिलता है। नागरी नाम के संबंध में मतैक्य नहीं है, यानी कि एक मत नहीं है। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार रहे हैं नागरी नाम के संबंध में। यह अपने आरंभिक रूप में ब्राह्मी लिपि के नाम से जानी जाती है, यानी कि प्रारंभ में किस रूप से देवनागरी लिपि का विकास हुआ ये माना जाता है, तो ब्राह्मी लिपि से, ये आपको ध्यान रखना है। इसका वर्तमान रूप 9वीं-10वीं शताब्दी से मिलने लगता है और 8 अप्रैल 1900 ईस्वी को तत्कालीन गवर्नर ने फारसी के साथ नागरी को भी अदालतों और कचहरियों के समान अधिकार दे दिया था। सरकार का यह प्रस्ताव हिंदी के स्वाभिमान के लिए संतोषप्रद नहीं था। इससे हिंदी को अधिकारपूर्ण सम्मान नहीं दिया गया, बल्कि हिंदी के प्रति दया दिखलाई गई। फिर भी इसे इतना श्रेय तो है कि कचहरियों के में जो है हिंदी का जो है स्थान दिला दिया गया। उसके बाद यह मजबूत आधार माना गया है, जिसके बल पर देवनागरी 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय लिपि के रूप में उभर कर आई। यानी पहले केवल कचहरियों की जो भाषा थी, कामकाज होते थे, अंग्रेजी व फारसी में होते थे, लेकिन जो है कचहरी में भी जो है हिंदी को स्थान दिला दिया गया। तो फिर धीरे धीरे जो है राष्ट्रभाषा के रूप में उभर कर सामने आई। उसके बाद देख लेते हैं 1539 ईस्वी में 1539 जो प्रश्न संख्या है उसका जो हम देख लेते हैं, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो वीर रस का जो स्थायी भाव है, आप सभी को पता है हमारे रसों की संख्या कितनी होती है, 9 मानी जाती है और 9 ही इनके स्थायी भाव माने गए हैं। लेकिन भरत मुनि ने जो रस संप्रदाय दिया था अपने नाट्य शास्त्र में, रसों की संख्या 8 मानी थी। और उन्होंने कौन सा रस नहीं माना था भरत मुनि ने, वो जो है उन्होंने जो है शांत रस को रसों में नहीं गिना था। तो वीर रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है, ये पूछा हुआ है। तो वीर रस का जो स्थायी भाव है वो उत्साह है, ये आप सभी को पता है। और फिर चलकर जो है 2 रसों की संख्या और बढ़ा दी गई, 11 हो गई थी। फिर बाद में किसने 11 मानी, किसने 8 मानी, कि रसों की संख्या किसने 9 मानी। इस प्रकार से जो है हम रस संप्रदाय को करेंगे या रस के टॉपिक को करेंगे, सब ये तथ्यों को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो देख लेते हैं, श्रृंगार रस के साथ स्पर्धा करने वाला वीर रस रहा है और श्रृंगार रौद्र व विभत्सव के साथ वीर को भी भरत मुनि ने मूल रसों में परिगणित किया है। यानी कि जो भरत मुनि ने 8 रसों में की संख्या मानी है, तो उसमें वीर रस को भी स्थान दिया है। वीर रस से ही अद्भुत रस की उत्पत्ति बतलाई है और वीर रस का वर्ण स्वर्ण अथवा गौर तथा देवता जो है इंद्र कहा गया है और यह उत्तम प्रकृति वालों से संबंध है तथा इसका स्थायी भाव उत्साह है। अभिनव गुप्त ने तो उत्साह को शांत रस का भी स्थायी भाव माना है। यानी कि किस विद्वान ने जो है उत्साह को शांत रस का भी स्थायी भाव माना है, वो है अभिनव गुप्त। 4 रसों के व्याख्याता हुए हैं और एक जो इन्होंने रस संप्रदाय का प्रवर्तन किया था भरत मुनि, और फिर आगे चल के 4 अलग अलग विद्वानों ने रस की व्याख्या की है। उन 4 रसों के व्याख्याताओं में जैसे कि भट्टनायक, भट्टलोलट, अभिनव गुप्त और शंकुक, ये 4 व्याख्याता हुए हैं। इनके संबंध में भी जो प्रकार से उन्होंने अपने सिद्धांत मत प्रस्तुत किए हैं, अपने दर्शन दिए हैं, उन सभी को हमें पढ़ना होगा रसों के अंतर्गत। तो रस के टॉपिक को भी हम करेंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 540, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई। आप सभी को पता है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो है 1936 में की गई भारत में। लेकिन भारत में ये भी ध्यान रखना है, लेकिन अगर बाहर विदेश में पूछ लिया जाए तो 1935 में हो चुकी थी प्रगतिशील लेखक की संघ की स्थापना, जो कि 1935 में फोर्स्टर की अध्यक्षता में पेरिस में जो है संपन्न प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के प्रथम अधिवेशन की एक शाखा। लेकिन भारत में 1936 में सज्जाद जाहिर तथा डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से लखनऊ में आयोजित इस संस्था के प्रथम
अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने संभाली थी? मुंशी प्रेमचंद जी ने। अगर ये पूछ लिया जाए मुंशी प्रेमचंद किसने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, तो अगर शुरुआत में पूछ लिया जाए 1935 में फोस्टर की अध्यक्षता में पेरिस में हुई। ये इस प्रकार से आपको हर एक तथ्यों को ध्यान रखना है। भारत में पूछ लिया जाए तो 1936 में हुई और इसके अध्यक्ष कौन बने? मुंशी प्रेमचंद जी। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 541। कला का जोखिम निबंध संग्रह किसका है? तो कला का जोखिम निबंध संग्रह जो है वो निर्मल वर्मा जी का है। ये आप सभी को पता है। तो देख लेते हैं निर्मल वर्मा जी से संबंधित और अन्य जो रचनाएं हैं उनके उपन्यास रहे हैं। रात का रिपोर्टर, एक चित्राशुक, लालटीन के छत, वे दिन, इनके बहुचर्चित उपन्यास रहे हैं। उनका अंतिम उपन्यास, निर्मल वर्मा जी का अंतिम उपन्यास जो है 1990 में प्रकाशित हुआ, अंतिम अरण्य नाम से ही आपको पता चल जाएगा। इनका अंतिम उपन्यास जो है अंतिम अरण्य नाम से 1990 में प्रकाशित हुआ। उनकी 100 से अधिक कहानियाँ कई संग्रह में प्रकाशित हुई, जिनमें कि परिंदे, कौवे और काला पानी, बीच बहस में, जलती झाड़ी आदि प्रमुख कहानियाँ हैं। तो देख लेते हैं और अन्य। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 542। भारत भारती के रचयिता कौन है? तो भारत भारती के रचयिता आप सभी को पता है मैथिली शरण गुप्त जी रहे हैं। तो मैथिली शरण गुप्त ने साकेत महाकाव्य की भी रचना की है और भारत भारती की भी जो है रचना की है। तो देख लेते हैं। साकेत राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की अमर कीर्ति रही है। इस कीर्ति में राम के भाई लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह का जो चित्रण जो है चित्रनगुप्त जी ने किया। एक सेकंड भाई। साकेत रचना में जो है राम के भाई लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह का चित्रण है और साकेत एक प्रकार का जो है मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है। और इसमें कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। कामायनी में कितने सर्ग है? 15 सर्ग माने गए हैं जो है पृथ्वीराज रासों में। बताइए इस प्रकार से जितने महाकाव्य कितने सर्गों में ये विभाजित किए गए हैं। तो इनको कई बार पूछ लिया जाता है। तो साथ साथ जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उनको आप रिवीजन करते हुए आप करोगे तो आपको जो है परीक्षा में जो है अच्छी स्कोर कर पाओगे। बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध काव्य कीर्ति है। 1912-13 की ये लिखी गई कीर्ति है। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त जी का पहला जो है काव्य संग्रह रचना है, पहले रचना है। लेकिन अगर काव्य की पूछ ली जाए तो हेमंत इनकी पहली कविता है। बढ़ते हैं आगे। मैथिली शरण गुप्त की खड़ी बोली के प्रथम महाकवि रहे हैं। ये आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में गुप्त जी का बड़ा योगदान रहा है। और अन्य रचनाएं हम देख लेते हैं। प्रसिद्ध रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की कौन कौन सी रही है? साकेत, यशोधरा और भारत भारती। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 543। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी इनमें से जो है ग्राम है। तो ग्राम जो कहानी है जयशंकर प्रसाद जी की, मधुआ, गुंडा और सालवती भी जो जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है, लेकिन ग्राम इनकी पहली कहानी है। जयशंकर प्रसाद की और अन्य प्रमुख काव्य कीर्तियाँ हम देख लेते हैं क्योंकि परीक्षाओं में ये बार बार पूछी जाती हैं। चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर, कामायनी, ये जो काव्य कीर्तियाँ रही है जयशंकर प्रसाद की। और कहानी के क्षेत्र में प्रसाद जी 5 कथा संग्रह प्रकाशित हो चुकी हैं। कौन कौन से? छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। इन 5 कहानी संग्रहों में प्रसाद जी की कुल 70 कहानियाँ प्रकाशित हो गई हैं। तो कई बार पूछ लिया जाता है कुल कितनी कहानियाँ प्रकाशित हुई जयशंकर प्रसाद जी की, कितने का जो कहानी संग्रह रहे, कितने कहानी संग्रह में
कहानियों को रखा गया। तो 5 कहानी संग्रह रहे। कौन कौन से? छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। इस प्रकार से आपको हर एक तथ्यों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 544। मीराबाई को किसकी शिष्या कहा जाता है? आप सभी को पता है, रैदास जी की शिष्या रही है मीराबाई। गुरु रैदास या रविदास भी कह सकते हैं, मध्यकाल में एक भारतीय संत रहे हैं। रैदास ने जातपात के विरोध में कार्य किया है। अंतर्गत है भैया, जातवाद के अंतर्गत विरोध में कार्य किया है। रैदास सतगुरु तथा जगत गुरु की उपाधि दी जाती है रैदास जी को। और रैदास ने रैदासिया अथवा रविदासिया पंथ की स्थापना भी की है। मीराबाई के जन्म की बात करें तो 1498 जन्म, 1546 में इनकी मृत्यु हो गई। 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्त की कवयित्री रही है। इस प्रकार से मीराबाई ने कृष्ण भक्त के सपूत पदों की भी रचना की है। संत रैदास तथा रविदास इनके गुरु का नाम है। इस प्रकार से हर एक प्रश्न का विद सॉल्यूशन के साथ आप करते चलोगे तो आपकी जो तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो लगभग हमने 1000 प्रश्नों का टारगेट बनाया हुआ है कि कम से कम 1000 प्रश्नों को तो हम जो है विद सॉल्यूशन के साथ इसी प्रकार से करेंगे। तो प्रश्न संख्या 545, 550 तक आज हम कर लेंगे। 450 प्रश्न और हमारे बच जाएंगे। तो इसी तरह प्रश्नों की संख्या हम धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ाते हुए अधिक से अधिक जो है प्रश्नों को सॉल्यूशन के साथ करने की पूरी कोशिश करेंगे भाई परीक्षा तक। क्योंकि 1000 प्रश्न आपको इस तरह से अगर विद सॉल्यूशन के साथ आप इनको बार बार रिवाइज कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी प्रश्न जो है इनसे बाहर एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्योंकि एक तरह से आपका जो है आपकी मुट्ठी में ही जो हिंदी साहित्य के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाएंगे। आप इन्हीं को अगर बार बार रिवाइज करोगे तो संपूर्ण साहित्य से संबंधित सभी तथ्य आपके इन प्रश्नों के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। तो देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है 545। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? तो प्रेम वाटिका के रचनाकार जो है रसखान माने गए हैं। तो प्रेम वाटिका भक्ति कालीन कवि रसखान द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है। इस कृति में रचना संवत 1671 की गई है। तो रसखान की इस कृति में भाई आगे नहीं है तो देख लेते हैं, यानी कि इसका समय ही ध्यान रख लेते हैं हम। तो 1671 विक्रमी संवत में दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा एक सेकेंड, प्रतिभोज निबंध किसका है? तो प्रतिभोज निबंध जो है वो किसका है? हमने कल ही पढ़ा था ये प्रश्न। तो गुलाब राय जी का है। गुलाब राय जी के संबंधित और अन्य हम तथ्यों को देख लेते हैं और उनके जो निबंध है उनको हम देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में बार बार इन लेखकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गुलाब राय का जन्म 17 जनवरी 1888 ईस्वी में हुए और मृत्यु 13 अप्रैल 1963 में। उसके बाद देख लेते हैं भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार, निबंधकार और व्यंग्यकार के रूप में गुलाब राय जी रहे हैं। वे हमेशा सरल साहित्य को प्रमुखता देते हैं जिससे हिंदी भाषा जन जन तक पहुंच सके। प्रबंध प्रभाकर निबंध संग्रह है इनका और 1933 का। फिर है निबंध रत्नाकर, ये भी निबंध संग्रह है 1934। कुछ उथले कुछ गहरे, कई बार परीक्षा में पूछा गया है भाई कुछ उथले कुछ गहरे, इम्पोर्टेंट है निबंध संग्रह 1955 में। मेरे निबंध जो है मेरे निबंध संग्रह ये भी 1956। अध्ययन और आस्वाद निबंध संग्रह है 1956। जीवन रश्मिया जो है निबंध संग्रह है 1962। निबंधमाला निबंध संग्रह है 1962। इस प्रकार से अगर क्रम वाइज भी लगाने को दे दिया जाए तो आपको ध्यान रखना है इनके निबंध संग्रह को, क्योंकि इनके इम्पोर्टेंट है ये रचनाएं। कई बार परीक्षाओं में NTA NET की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इनके क्रम वाइज लगाने को दे दिया जाता है। तो देख लेते हैं अन्य और रचनाएं की बात करें तो इनसे संबंधित तो नवरस, नाट्य विमर्श, काव्य के रूप, भारतीय संस्कृत की रूपरेखा, जीवन पशु और ठलुआ कलब। ठलुआ कलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है ठलुआ कलब किसकी रचना है। तो
गुलाब राय जी की। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 547। ये प्रश्न हम कर चुके हैं भाई। कला और जोखिम निबंध संग्रह किसका है? तो निर्मल वर्मा का है। तो इनके तथ्य भी हम कर चुके हैं। तो रात का रिपोर्ट, एक चित्रा सुख, लालटीन की छत, वे दिन और उनके बहुचर्चित उपन्यास रहे हैं। इनमें अंतिम उपन्यास उनका 1990 में प्रकाशित हुआ अंतिम अरण्य नाम से। उनकी 100 से अधिक कहानियाँ कई संग्रहों में प्रकाशित हो चुकी है, जिनमें जो है परिंदे, कौवे और काला पानी, बीच बहस में जलती झाड़ी आदि प्रमुख हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 548। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय जी से संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तो इसी के निश्चयानुसार 10 अक्टूबर 1910 को वाराणसी में मदन मोहन मालवीय के सभापतित्व में यह जो सम्मेलन हुआ। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 549। शुद्ध कविता की खोज जो है रचना किसकी है? शुद्ध कविता की खोज रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की है। और उन्होंने कविता और शुद्ध कविता का इतिहास, शुद्ध कविता का इतिहास भाग 2, भाग 1 और भाग 2, शुद्ध कविता में दुर्हता, शुद्ध काव्य की सीमाएं, परिभाषाहीन विद्रोह, मिनीषी और समाज इम्पोर्टेंट है भाई। कला में व्यक्तित्व और चरित्र, कला का संन्यास और साहित्य में आधुनिक बोध। साहित्य में आधुनिक बोध भी इम्पोर्टेंट है। पाठों के जरिए जहाँ से सामग्रियाँ बटोरकर शुद्धता आंदोलन का इतिहास खड़ा किया है और कविता की अनेक समस्याओं पर अपने दृष्टिकोण से विचार किया है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। हरिऔध जी की कौन सी रचना ब्रज भाषा में रचित है? तो प्रिय प्रवास, विदेही वनवास, परिजात और रसकलश, ये इनमें से जो है कौन सी रचना हरिऔध जी की ब्रज भाषा में रचित है, ये आपको बताना है। ये सभी रचनाएं हरिऔध जी की हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। इन्होंने जो अधिकतर जो रचनाएं अपनी जो है ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों भाषाओं में लिखी है, लेकिन ब्रज भाषा में इन्होंने अधिक लिखी है। तो इनकी खड़ी बोली की रचना ब्रज भाषा की रचना बतानी है। इन्होंने जो है अधिक खड़ी बोली की रचनाएं लिखी है, लेकिन इनकी ब्रज भाषा की रचना बतानी है। उल्टा बोल गई, मैं माफ़ी चाहूँगी कि इन्होंने जो है ब्रज भाषा में इनमें से कौन सी रचना लिखी है। तो अधिकतर इन्होंने किस भाषा में लिखी है? खड़ी बोली में अधिक लिखी है। ब्रज भाषा की रचना है इनकी रसकलश, जो कि एक नायक नायिका से संबंधित रचना रही है। रसकलश श्रृंगार रस का वर्णन इसमें किया है। षट ऋतु का वर्णन इस रचना में हमें देखने को मिलता है। षट ऋतु हमें देखने को मिलता है। और यह रचना इनका जो है रीति ग्रंथ माना गया है। रसकलश तो देख लेते हैं इसके संबंध में और अन्य तथ्य जो है हरिऔध जी के संबंध में और इनकी रचनाओं के संबंध में अन्य तथ्य। हरिऔध जी ने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में ही कविताएं की है, किंतु इनकी अधिकांश रचनाएं जो है खड़ी बोली में है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रमुख रचनाओं की जब हम बात करें तो प्रिय प्रवास 1914 में एक इनका महाकाव्य है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और कवि सम्राट विदेही वनवास 1940 में, पारिजात जो है 1937 में, रसकलश 1940 में, चुभते चुभते 1932 में, चोखे चौबते 1924 में। इस प्रकार से हरिऔध जी की और ये अन्य रचनाएं हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इनको आप बार बार रिवाइज करते हुए चलोगे तो ये आपको याद रह जाएंगे। तो देख लेते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने खड़ी बोली में साहित्य का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास लिखा है। अगर ये पूछ लिया जाए खड़ी बोली का जो है पहला महाकाव्य कौन सा है, तो हरिऔध जी द्वारा लिखा गया प्रिय प्रवास, जो कि 1914 में इन्होंने ये लिखा था। इस प्रकार से जो है आज की क्लास में हमने जो है प्रश्न संख्या 536 से लेकर के 550 तक
विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्नों को कर लिया है। और नेक्स्ट जो आगे प्रश्नों को जो है हम धीरे धीरे इसी तरह इस श्रृंखला को बीच बीच में जो अपनी तैयारी के साथ आगे बढ़ाते हुए करते हुए चलेंगे। इन प्रश्नों से जो है आपको एक तथ्य से बहुत सारे प्रश्न क्लियर हो जाते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपको काफ़ी मददगार साबित होंगे आपके लिए। तो देख लेते हैं, इसी प्रकार से हम अपनी तैयारी को DSSB की TGT PGT की तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। किसी भी स्टेट में हिंदी साहित्य से संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न पूछे जाते हैं। और NTA NET के प्रश्नों के लिए भी ये जो क्लास होगी काफ़ी मददगार साबित होगी NTA NET के एग्ज़ाम के लिए भी। तो वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।